दोस्तों, नावल बहुत ही मजे का होने वाला है। जो दोस्त चैनल पर नए आते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नावल की एपिसोड टाइम से मिलती रहे। शुक्रिया। मैं पार्क में सीधा आगे निकल गया और फिर बाहर निकलकर चक्कर काट कर होटल वापस आ गया और छत पर जाकर सो गया। चंद रोज सुकून से गुजर गए और फिर एक रात जबकि मैं छत पर दूसरे लड़कों के साथ सो रहा था, शोर की आवाज सुनकर जाग गया। एक दो गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान एक आदमी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ छत पर आ गया। इसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। वो होटल का मालिक सेठ एहसान था। क्या हुआ सेठ जी, गोलियां क्यों चल रही हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। पुलिस ने छापा मारा है, सेठ ने जवाब दिया। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैं समझ गया कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। ओए नाजी, सेठ की आवाज सुनकर मैं चौंका। इस मर्तबा उन कुत्तों को हड्डी नहीं मिली तो छापा मार दिया। ये थैला पकड़ और भाग जा यहाँ से। सुबह 9 बजे तुम्हें भाई चौक पर भेजे पहलवान के होटल पर मिलूंगा। संभाल कर रखना थैला, कहीं गिरा मत देना। अब भाग जा, इस तरफ साथ वाली छत से टागों के अड्डे की तरफ को जाना। मैंने इसके हाथ से थैला लिया और साथ वाली छत पर छलांग लगा दी। इससे अगली छत पर कूद कर मैं मेन रोड की तरफ आ गया। इस तरफ सड़क के साथ टागों का अड्डा था जहां सुबह से आधी रात तक तांगे खड़े रहते थे, लेकिन इस वक्त अड्डा खाली था। मैंने छत के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा और फिर छलांग लगा दी। बुलंदी 12 फुट से ज्यादा नहीं थी और नीचे भी खुश्क बिछी हुई थी। नीचे गिरते ही मैं उठकर बाई तरफ दौड़ने लगा, मगर मुझे मोहतात होकर जाना पड़ा। सड़क की दूसरी तरफ थाना थल गेट अगरचे बंद था, मगर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर कोई संतरी बाहर आ सकता था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ सर्कुलर रो पर पहुंच गया। इस वक्त अगरचे रात के 3 बजने वाले थे, लेकिन एक तरफ रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ लारी अड्डा होने की वजह से इस सड़क पर कुछ ट्रैफिक रवा था। मैं सड़क पार करके रेलवे लाइन के एक मोरिया पिल के नीचे से गुजरते हुए मिस्री शाह की तरफ निकल आया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, कौन सा ठिकाना है जहां मुझे जाना है। मैं तो इस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था ताकि पुलिस के हाथ ना आ सकूं। मिस्री शाह के चौक से जरा पहले एक तांगा मिल गया जो अंदर ही अंदर होता हुआ लारी अड्डे की तरफ ले आया था। मुझे देखकर तांगे वाले ने मीरा दी खोई की आवाज लगाई। मैं दौड़कर तांगे पर सवार हो गया। 3 सवारियां पहले ही से तांगे पर बैठी हुई थीं। वो रात मैंने मीरा साहिब के दरबार के कंपाउंड में गुजारी। वहां कुछ और लोग भी पड़े सो रहे थे। मैं भी एक कोने में दीवार के साथ टिक लगाकर बैठ गया और मोहतात नजरों से उधर उधर देखने लगा। सब लोग फर्श पर सो रहे थे। मैंने थैला खोलकर झांका तो मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। थैले में 1000, 500 और 100 रुपए वाले नोट भरे हुए थे। उन नोटों के नीचे सफेद ऊडर की थैलियां भरी हुई थीं। मैंने एक बार फिर उधर उधर देखा, थैले को गिरा लगाई और स्ट्रैप को कलाई पर लपेटकर थैले को गोद में रख लिया। गैर मुतवक्के तौर पर इतनी दौलत हाथ आ गई थी और अब तो मेरे सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं नहीं समझ सका था कि सेठ ने वो थैला मेरे हवाले क्यों किया था। बहुत सोचने के बाद एक ही बात जहन में आई, वो थैला किसी और को देना चाहता होगा, लेकिन बदहवासी और जल्दबाजी में मेरे हवाले कर दिया। फिर इसे मुझ पर इतना एतमाद था कि इसने थैला मुझे देकर सुबह 9 बजे भाई चौक पर भेजे पहलवान के होटल मिलने को कहा था। इसका ख्याल था कि शायद मैं रकम और हेरोइन की थैलियों से भरा हुआ ये थैला लेकर सुबह भेजे के होटल पर पहुंच जाऊंगा। इसने वाकई ये सोचा था तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था। इतनी बड़ी रकम का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इत्तेफाक से ये रकम मेरे हाथ आ गई थी और मैं अब इतना अहमक नहीं था कि ये रकम इसके हवाले कर देता। मुझे ये भी इल्म था कि सुबह जब मैं भेजे के होटल पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। मेरे लिए महफूज तरीन जगह ये दरबार ही था। मैं तकरीबन 1 हफ्ता मीरा साहिब के दरबार में पड़ा रहा। रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद दरबार में हाजिरी देने के लिए आते। लंगर भी बनते, खैरात भी मलती। मुझे किसी से एक जोड़ा कपड़े भी मिल गए थे। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे जिस्म पर मैली सी पेंट शर्ट थी, अब शलवार कमीज पहने हुए था। बेतहाशा बड़े हुए शेर से मेरा हुलिया भी बदल गया था। मैंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह का एक बैग भी खरीद लिया था। नोटों और हेरोइन से भरा हुआ थैला इसमें डालकर मैं बैग को हर वक्त कंधे पर लटकाए रखता। कोई भी नहीं सोच सकता था कि मेरे इस बैग में लाखों रुपए मालियत की हेरोइन और लाखों की नकद रकम मौजूद होगी। इतनी रकम पास होने के बावजूद मैं खैरात में मिला हुआ खाना खाता। 2 दिन और वहां रहकर मैं 10 दिन बाद दरबार से निकला। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर पहचान लिया गया तो वो लोग मेरी हड्डियों का सौरमा बना देंगे। मैं सिर्फ सेठ एहसान और होटल के 3-4 मुलाजमों को पहचानता था। न जाने कितने लोग मेरी तलाश में होंगे। दिल को घड़का सा लगा हुआ था
जैसे कोई अचानक ही मुझे गिरफ्त में ले लेगा। एक तांगे वाले से जरा कुछ गहरी गुपशिप हो गई और फिर इसी के तवस्सुत से मुझे बागबानपुर के करीब भोगीवाल के गुंजान आबाद इलाके में एक खोली किराए पर मिल गई। सिर्फ 150 रुपये महीना किराया था और मुझसे 2 महीने का किराया एडवांस लिया गया था। ये मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। सिर्फ यही एक कमरा काबिले इस्तेमाल था जो मुझे दे दिया गया। खंडर में एक तरफ बगैर जहत का गुस्ल खाना भी था जिसके सामने फटा हुआ पर्दा लटका हुआ था। तांगे वाले से मेरी दोस्ती गहरी हो गई। जब वो तांगा बंद करता तो मेरे पास आकर बैठ जाता। इस खोली में रहते हुए मैंने बतदरीज अपना हुलिया तब्दील करना शुरू कर दिया। बेतहाशा बड़ी हुई शेव को बनवा कर बाकायदा दाढ़ी की सूरत दी, आंखों में भूरी शेड वाले कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लिए और पेंट शर्ट भी पहनना शुरू कर दी। सिर्फ 20 दिन बाद मैंने बागबानपुरा में ठंग का एक मकान किराए पर लिया और वहां मुंतकिल हो गया। तांगे वाला वहां भी मेरे पास आता रहा। पहले मैंने सोचा था कि भेस बदल कर शहर से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भागने का ख्याल जहन से झटक कर लाहौर ही में रहने का फैसला कर लिया। कसूर में शहजाद ने मुझे स्मगलिंग के धंधे में धकेलने की कोशिश की थी तो मुझे इस पर गुस्सा आया था, लेकिन अब ये बात मेरी समझ में आ रही थी कि जेब खाली हो तो इंसान को कुत्ते से भी ज्यादा हकीर समझा जाता है। पैसा जेब में हो तो सब झक कर सलाम करते हैं। मेरे जैसा मैट्रिक पास नौजवान जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो तो सरकारी महकमा में क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलती। मेरे पास दौलत आ गई थी। इसे मैं संभाल कर खर्च करता तो 2-4 साल आराम से गुजार सकता था, लेकिन कब तक। मैंने सेठ एहसान को देख लिया था कि किस तरह वो बैठे बैठे रोजाना लाखों रुपए कमा रहा था। इस तरह रातों रात दौलतमंद बनने का रास्ता मुझे भी मालूम हो गया था और मुझे भी स्टैंड मिल रहा था। थैले में मिलने वाली रकम 7.5 लाख रुपए थी और इतनी ही मालियत की हेरोइन भी थी। एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता था। मैं कई रोज तक तांगे वाले का जायजा लेता रहा। मेरे ख्याल में वो काबिले एतमाद साथी बन सकता था। इसे एतमाद में लेने के बाद आखिरकार एक रोज मैंने इससे हेरोइन की बात कर ही डाली और इस तरह मेरा हेरोइन का बिजनेस शुरू हो गया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, कुछ कहता रहा। मैं अपने ज़मीर को थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करता रहा। बाज औकात इसे डांट भी देता। कम बख्त तो इस वक्त कहाँ मर गया था जब शहजाद की जवान और हुसैन बीवी के साथ अपनी रातों को रंगीन बनाया करता था। ज़मीर की इस जंग के दौरान मैं दौलत बटोरता रहा। मेरा मुकाबला सेठ एहसान के गिरोह से था। इस गिरोह में बड़े बड़े जुगादी किस्म के लोग शामिल थे। मुझे भी कुछ काबिले एतमाद और अच्छे आदमी मिल गए थे। शहर में और भी कई गिरोह ये घिनौना धंधा कर रहे थे, लेकिन सेठ एहसान के गिरोह से तो गोया मेरी ठन गई थी। सेठ एहसान को भी पता चल गया कि मैं कौन हूं और फिर वो खिलकर सामने आ गया। इस तरह हमारी गैंग वार शुरू हो गई। जहां जिसका दाव चलता वार कर गुजरता। इस गैंग वार में अब तक मेरा एक और सेठ एहसान के 2 आदमी मारे जा चुके थे और फिर न जाने किस तरह सेठ एहसान को यह पता चल गया कि इमरान उर्फ मानी यानी मैं कसूर पुलिस को कत्ल के जुर्म में मतलूब हूँ। बात लाहौर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने यह भी मालूम कर लिया कि 1.5 साल पहले अकबरी दरवाजे के करीब गंदे नाले से जो लाश मिली थी इसका कातिल भी मैं ही हूँ। मेरे गिर्द पुलिस का घेरा तंग होता रहा। मैं रुपया पानी की तरह बहा रहा था। मेरे साथी भी मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था और फिर एक रात पुलिस ने मेरे मकान को घेरे में ले लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भाग सका। मेरे लिए अब लाहौर में कोई जगह नहीं रही थी। मैं रातों रात वहां से भागकर सियालकोट आ गया। 2 दिन वहां रहा और फिर वजीराबाद चला गया, जहां स्टेनलेस की कटली तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली और रहाइश के लिए फैक्ट्री के करीब ही एक कमरा भी किराए पर मिल गया। उन सारे हंगामों में 4 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। मुझे मफरूर दहशतगर्द करार दे दिया गया था और अखबारात में मेरी तलाश के लिए बड़े बड़े इश्तिहार छप रहे थे। मेरी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। इस इश्तिहार के साथ मेरी वो तस्वीर छप रही थी जो मैंने मैट्रिक के इम्तिहानी फार्म पर लगाई थी। इस तस्वीर और मेरे मौजूदा चेहरे में बड़ा फर्क था, इसलिए मुझे अपने पहचाने जाने का अंदेशा नहीं था। मैं 2 साल तक कटली के इस कारखाने में काम करता रहा। इस दौरान मैं लाहौर पर भी निगाह रखे हुए था। सेठ एहसान ने मुनशियात के धंधे में फिर अपने कदम जमा लिए थे। मैंने एक बार फिर लाहौर जाने का फैसला कर लिया। इस मर्तबा मेरा इस किस्म के कारोबार का कोई इरादा नहीं था। मैं तो सेठ एहसान को सबक सिखाना चाहता था। जिसने मुझे बर्बाद किया था वो खुद कैसे फल फूल सकता था। लाहौर आने से पहले मैंने दाढ़ी साफ करवा दी, अलबत्ता मूंछें बढ़ा ले। लाहौर आने के बाद मैं 2-3 दिन तक एहसान के होटल के आसपास मंडलाता रहा। बालों के बदले हुए स्टाइल और भारी मूंछों की वजह से कोई भी मुझे नहीं पहचान सका था। अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास हथियार भी मौजूद था, जो वजीराबाद की कटली फैक्ट्री में मैंने खुद तैयार किया था। उन 2-3 दिनों के दौरान मैंने बहुत सी बातें मालूम कर ली थीं। एहसान की रहाइश उन दिनों समनाबाद में थी।
इसकी गाड़ी कई रोज से खराब थी और वो रिक्शे पर आता जाता था, और ये कि वो रात 11 बजे के करीब होटल से उठ जाया करता था। इस रात वो 11 बजे के करीब उठने की तैयारी कर रहा था तो मैं वहां से हिट कर एक रिक्शे के करीब जा खड़ा हुआ। चंद मिनट बाद एहसान होटल से निकलकर सामने ही खड़े हुए एक रिक्शे पर बैठ गया। मैं भी अपने करीब खड़े हुए रिक्शे में बैठ गया और जेब से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए कहा, इस रिक्शे का पीछा करना है। ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं किया। 100 के नोट ने इसकी जुबान बंद कर दी थी। दोनों रिक्शे क्राउन चौक से बरान रथ रोड पर और इससे आगे आकर मैकलोड रो पर मुड़ गए। लाहौर के रिक्शों की एक खास बात यह है कि ये पीछे से बंद होते हैं और दाएं बाएं लगे हुए मजबूत अस्प्रंगों वाले मैगजीन नुमा दरवाजे भी बंद होते हैं। इसमें बैठा हुआ शख्स सामने तो देख सकता है, दाएं बाएं आ पीछे नहीं। इस तरह एहसान ये नहीं देख सका कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है। माल रोड उबूर करके एहसान वाला रिक्शा जैन मंदिर वाली सड़क पर आ गया। इस सड़क पर बाईं तरफ स्टेट बैंक और इससे आगे अकाउंटेंट जनरल के दफातर वाली जगह तंग है। दिन के वक्त तो इस सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, लेकिन इस वक्त वहां सन्नाटा था। मैंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि एजी ऑफिस के करीब वो अपना रिक्शा आगे निकालकर दूसरे रिक्शे को रोक ले। इसने ऐसा ही किया। रिक्शा रुकते ही मैं नीचे उतर आया। मेरे ड्राइवर ने किसी गलती का अंदाजा लगा लिया था। मेरे उतरते ही वो रिक्शा वहां से भगा ले गया। मैं बिजली के कौंदे की तरह दूसरे रिक्शे की तरफ लपका। मेरे एक हाथ में हथियार था और दूसरे हाथ से मैंने दरवाजा खोला। एहसान पहले तो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन जब मैंने इसे बाजू से पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा तो मेरी आवाज पहचान कर इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। मैं जानता था कि इसकी जेब में पिस्तौल मौजूद होगा, लेकिन इसका एक हाथ मेरी गिरफ्त में था और दूसरे हाथ में थैला था जो गालिबन नोटों और हेरोइन की थैलियों से भरा हुआ था। इस रिक्शे का ड्राइवर भी शायद सूरत हाल को भांप गया था। इसने भी भाग लेने में ही आफियत समझी। एहसान ने जोरदार झटके से हाथ छुड़ाया और एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर दीवार फांद कर एजी ऑफिस वाली बिल्डिंग के कंपाउंड में कूद गया। वो मदद के लिए पुकार रहा था। मैं भी खंजर लहराता हुआ इसके पीछे लपका। वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहा था। यही इसने गलती की कि वो इमारत के कंपाउंड में चला गया। यहाँ इसे बचाने वाला कोई नहीं था। सड़क पर दूर होता तो शायद कोई इसकी मदद को आता। इस बिल्डिंग का चौकीदार तो इस वक्त किसी कोने खुदे में दबका होगा। एहसान को मैंने इमारत के बरामदे में जा लिया। इसकी और मेरी दुश्मनी अगर हेरोइन के घंटे तक महदूद रहती और इसकी वजह से मेरा कारोबार तबाह भी हो जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता। ये धंधा मैंने इसके पैसे से तो शुरू किया था, लेकिन इसने तो मेरी जुड़े तक खोद डाली थी और पूरे शहर की पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया था। और अब तो मैं पूरे मुल्क की पुलिस को मतलूब था। एहसान कर गुजारा था, लेकिन मुझे इस पर रहम नहीं आया। मैं इस वक्त दरिंदा बन गया था। आंखों में खून उतर आया था। मैं इसके सीने पर खंजर के पेदर पे वार करता रहा। वो चीखता रहा और फिर फेर हो गया। मैंने थैला छीना और कंपाउंड वाल की तरफ दौड़ लगा दी। दीवार फलांग कर जैसे ही सड़क पर आया, बाईं तरफ से पुलिस वैन सायरन बजाती हुई आ गई। इस तरफ कुछ आगे एक पेट्रोल पंप था और मेरा ख्याल है ये वैन वहां खड़ी होगी और हम दोनों में से किसी रिक्शे के ड्राइवर ने यहाँ किसी मुमकिन गड़बड़ की इत्तला दे दी होगी। मैंने सड़क पार करके जैन मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी और मंदिर के साथ एक तंग सी गिल्ली में घूम रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे बाजू के करीब से गुजरती हुई दीवार में लगी। थैला मेरे हाथ से गिर गया। मैं थैला उठाने लगा तो दूसरी गोली मेरे सर से चंद फासले पर फिर दीवार में लगी। अगर झुकने में एक लम्हा की ताखीर हो जाती तो गोली मेरे पर नीचे उड़ा देती। मैंने थैले का ख्याल छोड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। तंग और तारीक गलियां थीं जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थीं, लेकिन मैं बहरहाल उन गलियों में दौड़ता रहा। मेरे पीछे भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गालिबन 2 पुलिस वाले थे जो उन तंग और तारीक गलियों में मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्द ही उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं उन गलियों से निकलकर एक कुशादा सड़क पर पहुंच गया और सड़क पार करके दौड़ता हुआ पार्क में घुस गया। ये बहुत वसीअ व अरीज पार्क था, जिसका एक कोना चौबुर्जी के करीब वाली सड़क पर जा मिलता था। इस कोने में PIA का प्लानिटेरियम भी बना हुआ था और बच्चों की तफरीह के लिए एक जहाज भी दस्तयाब था। इस पार्क के दाएं बाईं सड़कों पर कबाब के होटल थे, जहां खासी रौनक थी। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ चौबुर्जी से पहले गंडे नाले की पल्लियां पार करके शाम नगर में दाखिल हो गया। इस सड़क पर दोनों तरफ बंगला नुमा रिहायशी मकान थे। मैं कुछ आगे जाकर एक गिल्ली में मुड़ गया। 2 साल पहले जब मैं लाहौर में धंधा करता था तो मेरा एक आदमी शाम नगर में भी रहता था। मुझे इसके मकान की तलाश थी। मेरे पीछे एक रिक्शा भी गिल्ली में मुड़ा था। इसके हेड लैंप की रोशनी से बचने के लिए मैं एक दीवार की आड़ में हो गया। मेरी पेंट और शर्ट पर एहसान के खून के धब्बे पड़ गए थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई उन धब्बों को देखकर किसी शक में मुब्तला हो जाए। रिक्शा एक मकान के सामने रुक गया। सिर्फ एक औरत उतरी थी।
इसने किराया देने के लिए रिक्शे से उतर कर आगे आकर हेड लैंप की रोशनी में पर्स खोला तो मैं इसकी शक्ल देखकर चौंक गया। वो सल्लमा थी। सल्लमा, शहजाद की बीवी। रिक्शा वहीं से मुड़कर वापस चला गया। मैं दीवार की आड़ में खड़ा रहा। मुझे चाबियों की छनछनाहट और फिर ताला खिलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि सल्लमा इस मकान में अकेली रहती थी। वो अंदर चली गई तो मैं भी दीवार की आड़ से निकला और बड़ी आहिस्तगी से सल्लमा वाले मकान की दीवार फांद कर अंदर कूद गया। तकरीबन इसी वक्त अंदर बत्ती जली थी। मैंने बरामदे में पहुंचकर बड़ी आहिस्तगी से दस्तक दी। कमरे के अंदर से सल्लमा की आवाज़ सुनाई दी और मैंने जवाब का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे खून आलूद कपड़े और हाथ में खंजर देखकर सल्लमा के चेहरे पर दहशत की हवाएं फैल गईं। इसने चलाने के लिए मुंह खोला तो मैंने तेजी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख किया। अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ निकली तो औजार सीने में उतार दूंगा। मैं होले से घरा। वीसरे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं। मैं इमरान हूं। मैंने सल्लमा के मुंह से हाथ हटा लिया, लेकिन वो अब भी खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसने मुझे पहचान लिया। ये सब क्या है? वो मुझ पर नज़र दौड़ाते हुए बोली। एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। घर में इस वक्त तुम्हारे अलावा और कौन है? मैंने पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, सल्लमा ने कहते हुए दरवाजे का पॉलक चढ़ाकर लाक लगा दिया। मंदिर की तरफ बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। किसी को उड़ा दिया गया है शायद, और चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। कोई तलाश कर रहा है कहीं। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। पुलिस को मेरी तलाश है। मैं इस तरफ एक दोस्त की तलाश में आया था। इत्तेफाक से तुम्हें रिक्शे से उतरते हुए देख लिया। सल्लमा मुझे एक कमरे में ले आई। इसकी कहानी भी खासी दिलचस्प थी। कसूर में पुलिस ने इसे भी शहजाद के कत्ल में फंसाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई थी। इसके 7-8 महीने बाद वो अपना मकान बेच कर लाहौर आ गई। बहुत बड़ा मकान था, जिसके इसे सिर्फ 8 लाख रुपए मिले थे। 2 लाख रुपए अलग रखकर 6 लाख इसने कौमी बचत अकाउंट में जमा करवा दिए, जहां से हर महीने तकरीबन 9,000 रुपए मुनाफा के तौर पर मिल जाते थे। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी, मगर मोहल्ले के एक स्कूल में टीचर की जगह मिल गई। इसे नौकरी की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर लोगों की बातों से बचने के लिए इसे ये नौकरी करनी पड़ी थी। सल्लमा से मेरी मुलाकात तकरीबन 6 साल बाद हुई थी। इस अरसे में वो भी कुछ बदल गई थी, बल्कि इस पर पहले से ज़्यादा निखार आ गया था। सल्लमा, अब तो बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल हो गई हो, पहले से भी ज़्यादा। अब ये क्या राज है? इस पर वो एक खास अदा से बोली। शुक्रिया। फिर मैं इसके नज़दीक होते हुए बोला, आपकी खूबसूरती और ग्रेस में उन चमकदार और रेशमी बालों का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर इसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं उन्हें छू सकता हूँ? ये सुनकर वो मुझे घूरती रही। अभी भी वो मुझसे खौफजदा थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरी पोजीशन ही कुछ ऐसी थी इस वक्त के अच्छों की हुआ निकल जाए। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही। मैंने दोबारा दोहराया। फिर वो कुछ सोच कर जवाब देते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले अपने आप को साफ तो कर ले। आपके कपड़े खून से रंगे हैं। ये रहा वाशरूम, जाओ जल्दी नहाओ। मैंने भी वक्त ज़ाय किए बना वाशरूम में घुस गया और खुद को साफ करने लगा। साफ सफाई के बाद वहां वाशरूम में मौजूद सल्लमा की दोपट्टा ही जिस्म पर लपेट कर बाहर निकला और सल्लमा के करीब आते ही फिर दोहराया, क्या मैं आपके बालों को छू सकता हूँ? वो अब भी मुझे अजीब नज़रों से देखती जा रही थी और फिर वो कहने लगी, सिर्फ छूना ही है ना? इसके अलावा इसकी बात से मैं समझ गया कि असल में वो कहना क्या चाहती है। में इसके बालों को छूने के लिए खड़ा हो गया, जो कि वाकई बहुत सिल्की और नरम थे। इसे सूंघने के बाद अजीब सा नशा दिमाग में छाने लगा। इस वक्त पोजीशन ये थी कि वो कुर्सी पर बैठी थी और मैं इसके सामने खड़ा था। इस वक्त मेरे जिस्म पर सिर्फ दुपट्टा लपेटा हुआ था, चुनांचे इसके करीब बल्कि ऐन करीब होते हुए जब मैंने इसके बालों को सर से लेकर कंधे तक छुआ तो वो जल्दी सी कांप गई। उधर बालों में उंगलियां फेरते वक्त जज्बात की शिद्दत से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। बालों पर हाथ फेरते फेरते मैंने इसके गालों पर उंगली फेरी। इसका चेहरा पहले ही सुर्ख हो रहा था। मेरे ऐसे करने से इसके होंठ मजीद खुश्क और गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि काफी टाइम बाद हम मिल रहे थे। इसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, सल्लमा, मैं आपकी खूबसूरती पर मरमिटा हूँ, अब तो वैसे की वैसी ही जवान हो। तो वो कपकपाते हुए मुझसे घीरे से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो? तो मैं इसके बालों में उंगली फेरते हुए बोला, ये झूठ नहीं है सल्लमा, वाकई अब बहुत खूबसूरत हो। इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, बल्कि खामोश रही। मैं सल्लमा के यहाँ 1 हफ्ता रहा। पहले तो मुझे शुबा हुआ था कि मुझे पकड़वा ना दे, लेकिन पुराने ताल्लुकात जो थे वो काबिले एतमाद साबित हुए और मौका से फ़ायदा उठाकर इसने एक बार फिर वही ताल्लुकात कायम कर लिए थे। यहाँ वो बड़ी शराफत की ज़िंदगी गुजार रही थी।
महल्ले वालों को इसने बताया कि मैं इसका कजिन हूँ, चंद रोज बाद चला जाऊंगा। इसके यहाँ पड़ोस की खातीन का आना जाना भी था, मगर मैं भी किसी के सामने नहीं आया था। सलमा के तवस्सुत से मैं हालात से बाखबर था, अखबार भी मंगवा लेता था। एहसान के कत्ल की खबर के साथ मेरा वो हुलिया भी शाये किया गया था जो रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस को बताया था, और पुलिस ने मेरे बारे में एक राय भी कायम कर ली थी। अखबारात वाले भी कुछ ऐसे ही नतीजे पर पहुंचे थे कि एहसान का कातिल माने है, जो पुलिस को पहले ही कत्ल के कई मुकदमात में मतलूब है। एक अखबार ने तो ये सुर्खी भी लगाई थी कि या शहर में दोबारा गैंग वार शुरू होने वाली है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस मर्तबा में जिस मकसद से लाहौर आया था वो पूरा हो चुका था, और अब तो मैं यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रहा था। अखबारात में एक बार फिर मेरी तलाश के हवाले से 5 लाख रुपए इनाम वाले इश्तिहार छुपना शुरू हो गए थे। मेरी मैट्रिक के इम्तिहानी फार्म वाली पुरानी तस्वीर के साथ एक फर्जी खाका भी शाये किया गया था, जो रिक्शा ड्राइवरों के बताए हुए हुलिये के मुताबिक तैयार किया गया था, लेकिन मेरे चेहरे और इस खाके में जरा भी मुशाबहत नहीं थी। इस खाके को मेरी तस्वीर नहीं, एक अच्छा कार्टून जरूर कहा जा सकता था। इस एक हफ्ते के दौरान मैंने फिर दाढ़ी बढ़ा ली और मूंछें साफ करवा दे, बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लिया, और फिर एक रोज मैंने लाहौर से निकलने का फैसला कर लिया। सलमा भी मेरे साथ थी। प्रोग्राम तो ये बना था कि सलमा मेरे साथ कराची जाएगी और चंद रोज वहां रहने के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन मैंने जो मंसूबा बना रखा था वो कुछ और था। यहां से तो मैं सलमा को इसलिए साथ ले जाना चाहता था कि मुझ पर कोई शुबा न किया जाए। मेरे बारे में तो यही मशहूर था कि मैं अकेला हूँ, और जब बीवी साथ होगी तो किसी किस्म का शुबा नहीं किया जाएगा। हम बस के जरिए मुल्तान पहुंचे, जहां एक होटल में कयाम किया। 2 दिन मुल्तान की सैर करते रहे। तीसरे दिन मैंने बड़ी होशियारी से सलमा के पर्स से सारी रकम निकाल ली और इसे होटल के कमरे में सोता छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां कराची जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। सलमा की अब मुझे जरूरत नहीं रही थी। मेरे गायब हो जाने से इसे होटल में परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे इसकी परेशानियों की क्या परवाह हो सकती थी। मेरा कराची जाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया और वहां से उमरकोट आ गया, जहां मेरा दौर का एक अजीज रहाइश पजीर था। मेरा ख्याल था कि इसे मेरे उन सरगर्मियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, और मैं अपने आप को इसके साथ यहाँ सीट कर लूंगा। उमरकोट पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बस अड्डे के करीब ही फुटपाथ पर बैठे हुए एक नाई से अपनी दाढ़ी साफ करवाई और अपने अजीज की तलाश में निकल खड़ा हुआ, जिसके बारे में पता चला कि वो यहाँ से घर छोड़कर कुंडी जा चुका है। और फिर इस दौरान मेरी मुलाकात इस हुसैन नागन से हो गई, जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। मेरे करीब बैठी हुई करिश्मा ने मुझे घूरा और एक हाथ से मेरे बाजू के पट्टे को सहलाने लगी। जवान और खूबसूरत औरत से बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। जुनून ने हवास मुश्तइल कर दिए, और जब दीवानगी के लम्हात बैठ गए तो मेरे जहन पर गुनूदगी तारी होने लगी और मैं नींद की कैफियत में डूबता चला गया। आँख खिली तो करिश्मा मेरे पास नहीं थी। गार में अंधेरा कुछ पड़ गया था। दहाने के बाहर सहरा में धूप ऐसे चमकती हुई नजर आ रही थी। मैंने तारीकी में एक बार उधर उधर पुकारा, मगर जवाब नहीं मिला। मैं उठकर गार के दहाने पर आ गया। दूर दूर तक सहरा की रेत चमक रही थी और लो के छेड़े चल रहे थे। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि करिश्मा मुझे यहाँ छोड़कर भाग तो नहीं गई, लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से झटक गया। दोपहर के वक्त सहरा में सफर करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं दोबारा गार के अंदर आ गया और एक बार फिर करिश्मा को पुकारा, लेकिन इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। दफतना मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। जब हम बातें कर रहे थे तो जलती हुई मशल दीवार में लगी हुई थी, मगर अब तारीकी थी। और फिर अचानक ही मैं उछल पड़ा। करिश्मा यकीनन काली की मूर्ति वाले गार में गई होगी। ये ख्याल आते ही मैं दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। पहले वो तंग दरार और फिर सुरंग से गुजरता हुआ आखिरकार में काली की मूर्ति वाले हाल में पहुंच गया। वहां भी गहरी तारीकी थी। छत के सुराख से भी अब धूप नहीं आ रही थी। सूरज एक तरफ जग गया था और धूप अब इस चट्टान के इस सुराख पर नहीं पड़ रही थी। एक तरफ दीवार पर बहुत मध्यम सी रोशनी का साया सा था। मैं एक जगह पर खड़ा इस तरफ देखता रहा जहां मेरे ख्याल में काली की मूर्ति होनी चाहिए थी, और फिर मैं चौंक गया। इस तारीकी में भी काली की मूर्ति का ही विला दिखाई दे रहा था। दूसरे ही लम्हे में उछल पड़ा। मुझे यूं लगा था जैसे मूर्ति ने बड़ी आहिस्तगी से दाएं बाएं हरकत की हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे और गर्दन पर केचुए रेंगते हुए महसूस होने लगे।